रिकॉर्डिंग, जूम पर भी, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, और हाँ, तो अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ग्रेविटेशन। सब लोग फटाफट अपनी नोटबुक में नया चैप्टर डाल लीजिए, ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी के लिए रोटेशनल मोशन छोड़ रखा है। ओके, मैंने अभी के लिए रोटेशनल मोशन छोड़ रखा है। बेटा रोटेशनल मोशन चैप्टर कंप्लीट करने में मेरे को कम से कम 12 क्लास लगेगी, तो इसलिए मैं रोटेशन अभी शुरू नहीं करना चाह रहा। ग्रेविटेशन में कम से कम आपके स्कूल के लेवल का डेढ़ क्लास में खत्म कर दूंगा। तो मैं ग्रेविटेशन इसलिए करा के कम से कम आपका ये चाहूँगा कि स्कूल का सिलेबस अगर छूटे तो कम से कम छूटे, इसलिए ग्रेविटेशन पहले करा रहा हूँ। ठीक है, चलो। सो ग्रेविटेशन चैप्टर हम शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन सबको पता है क्या होता है ग्रेविटेशन, सबने पढ़ा है बचपन में, है ना। हर दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। इनफैक्ट न्यूटन ने जब ये स्टेटमेंट दिया ना, दुनिया हिल गई। उसने क्या बोला, ऑल द बॉडीज इन दिस यूनिवर्स फॉलो दिस रूल। ऐसी बातें पहले किसी ने कही नहीं थी। सब लोग बोलते थे पानी ऐसा रूल फॉलो करता है, पत्थर ऐसा रूल फॉलो करता है, ये लोहा ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। कभी किसी ने इस तरीके की बात नहीं करी थी कि ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, दुनिया में कोई भी चीज ले आओ, दुनिया नहीं पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज लेके आ जाओ, सबको मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, और बाय सेइंग दिस ही इन्वेंटेड फिजिक्स एक तरीके से। ठीक है, इसलिए न्यूटन का इतना नाम है और कुछ नहीं। तो न्यूटन ने बोला ऑल द बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ऑल द अदर बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। मतलब दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। दुनिया का नहीं, यूनिवर्स का। यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है बाय फॉलोइंग दिस रूल भी बताया उसने। ठीक है, तो मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगा। हमारा मुद्दा क्या है, सबसे पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कहानी सुनाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। न्यूटन की कहानी सुनाने लग गए तो आप लोगों को जो बचपन में कहानी सुनाएगी ना, उसके सर पे एप्पल गिरा और उसने ग्रेविटेशन ढूंढ लिया, वो बेवकूफ़ी है। असली कहानी कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है, और लेकिन वो बहुत लंबी है, वो कहानी अभी सुना नहीं सकता। तो न्यूटन अंकल ने क्या किया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऑब्जेक्ट बोला कि दो ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं दुनिया में रखे हुए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, ये रहा ऑब्जेक्ट ए, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट बी। ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट्स से स्मॉल आर है। इसका मास ए का m1 है, बी का m2 है। तो न्यूटन अंकल ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ए बी को अपनी तरफ खींचेगा, बी ए को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा, न्यूटन अंकल ने ऐसा कहा। और कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स की कुछ खास बातें हैं। ये फोर्स आपका m1 के भी प्रोपोर्शनल है और m2 के भी प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा दिस फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों चीजों को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू, या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। This implies this force is equal to g m1 m2 by r square, where g is a constant। सबने पढ़ा हुआ ये चीजें, g एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
देखिए इसके पीछे कहानी काफ़ी लंबी है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा काम अकेले न्यूटन ने किया था, इससे पहले और भी लोग लगे थे। केपलर का नाम आपने सुना होगा, केपलर्स लॉ पहले आया, उसका यूज़ करके न्यूटन ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ठीक है, ऐसा साइंस में कुछ कोई भी रिसर्च नहीं हुआ कि एक बंदा एकदम नींद से उठा और उसने सब कुछ बता दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो हर एक साइंटिस्ट किसी और साइंटिस्ट के वर्क को आगे लेके जाता है। सो जी जो है वो कांस्टेंट है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होगा। जो जी की वैल्यू अर्थ और सन के लिए होगी वही अर्थ और मून के लिए होगी, वही मून और सन के लिए होगी, वही मेरे और मून के लिए होगी, वही मेरे और अर्थ के लिए होगी, वही मेरे और आपके लिए होगी, वही आपके और आपके मोबाइल के बीच में होगी। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले लोगे, सबके बीच में ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है ये सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कितना यूनिट क्या होगी? तो देखिए जी की यूनिट निकालनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया कैसे है ये कांस्टेंट, ये यूनिट? यस सर। ओके, सो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसमें एक दो खास बातें हैं। सबसे पहला तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड। देखो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बट दिस इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू gm1m2 स्क्वायर, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं तभी काम करता है, अदरवाइज फॉर्मूला कुछ बदल सकता है। ठीक है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम जब भी ये फोर्स निकालने जाएंगे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि उस डिस्टेंस के मुकाबले साइज सबका बहुत छोटा होता है। ठीक है, दूसरी बात स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे डायरेक्ट काम करता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है वो आगे देखेंगे, बट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे डायरेक्टली काम कर जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, और डिराइव करके हम देखते हैं कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड हो जाता है। ठीक है, इसलिए झमेला खत्म हो जाता है अपना। लेकिन हाँ, लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, इतना ध्यान रखना है। ये जो लॉ है ये सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है। ये बात और है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं ये तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से भी ऐसा कैसा काम कर रहा है, लेकिन किसी और शेप पे इस लॉ का लॉ तो यही रहेगा, बट इसको हम हर ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट में तोड़ तोड़ के जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला कुछ बदल सकता है। ठीक, बट वो पार्ट अभी आपके स्कूल के लिए नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, इतना पता होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? सबने पढ़ा हुआ है बचपन में इसको, है ना? ओके, अच्छा ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट था जिसमें इट वाज यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी, बट इसके लिए ना आपको थोड़ा रोटेशनल मोशन का नॉलेज चाहिए, तो इसलिए अभी इसको छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो उसको अभी के लिए छोड़ दे रहा हूं, कोई खास बड़ा टॉपिक है नहीं, कोई से कोई मैंने इसका कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। अब हम सीधे आएंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ, न्यूटन अंकल के लॉ का हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ठीक, क्या कहता है न्यूटन अंकल इसमें? क्या हो? अच्छा, न्यूटन अंकल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिए उन्होंने जो न्यूटन अंकल ने जो लॉ दिया ना, फोर्स इक्वल टू gm1m2 उसको हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्वेश्चन है। तो देखिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका मास है m1, ये दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है बी जिसका मास है m2। ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये वाला वेक्टर है, इसको हम पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 r21 वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स
एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। मैं निकालना चाहता हूं फोर्स ऑन 2 बाय 1, दिस इज फोर्स ऑन 2 बाय 1 वेक्टर कितना है ये निकालना चाहता हूं, ठीक है। यूजिंग ओनली दिस R21 वेक्टर, मेरे को डायरेक्ट आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन 2 बाय 1 वेक्टर विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वेक्टर, हाँ या ना? सॉरी 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 गलत बोल रहा, R12 कैप मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मतलब इसका फोर्स किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी कोई भी वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द फोर्स अलोंग द वेक्टर, हाँ या ना? अगर मैं आपको बोलूं 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरा वेक्टर है, तो क्या बोलोगे, 3i कैप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यही बोलते हो ना। तो कभी भी किसी वेक्टर को लिखना हो तो क्या यूज कर सकते हो आप, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। सो अलोंग द वेक्टर कौन सा डायरेक्शन है, पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी, उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू R21 वेक्टर, है ना? 21 वेक्टर नहीं, सॉरी फिर से वही गलती, R21 कैप। ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑन 2 बाय 1, दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, G m1 m2 बाय R स्क्वायर, यहां R क्या इसका मैग्नीट्यूड है R21 वेक्टर, इंटू यहां माइनस लगा हुआ था, इंटू R21 कैप क्या लिखोगे, R21 वेक्टर अपॉन R, बेसिकली R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, that is equal to minus G m1 m2 upon R cube times R21 वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ आ गया, ठीक है, समझ में आया? पक्का? यस सर, यस सर। ओके, माइनस साइन का ध्यान रखना, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स इज अट्रैक्टिव, हाँ या ना? दैट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू R21 वेक्टर, है ना? यस सर। चलो आगे देखते हैं फिर, यहां पे एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आपका लेट से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई से मुझे कोई खास मतलब नहीं है, बोला कि एक मास यहां रखा है m1, एक मास यहां रखा है m2, m1 का पोजीशन है R1 वेक्टर, m2 की पोजीशन है चलो ठीक है, जो भी m2 की पोजीशन है ये R2 वेक्टर, आपको बताना है फाइंड फोर्स ऑन 2 बाय 1, मतलब फोर्स ऑन दिस m2 बाय m1 इन वेक्टर फॉर्म बताना है, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए,
हम बोलेंगे कि लेट से ये आपका पोजीशन है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज R21 वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले तो ये बोल दूंगा मैं R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ट्राइंगल लॉ का यूज करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। वैसे भी डायरेक्टली बोल सकते हैं हम ये यूजिंग रिलेटिव पोजीशन, है ना। फिर लिखेंगे फोर्स ऑन 2/1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, यही था ना। आर जो नीचे आर क्यूब लिखा था वो क्या था, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। दैट इज Yes, sir. इक्वल टू माइनस जी m1 m2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। दिस इज योर आंसर। ठीक है। देखो जैसा आपका 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, वैसा ही आपका 12th क्लास में कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार, और बच्चे वो वाला क्वेश्चन पता नहीं बोर्ड में क्यों फंस जाते हैं। बाकी क्वेश्चन कर लेते हो 1 नंबर का होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चों के नंबर फिर भी आ जाते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन शायद 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में, और अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ माइनस नहीं होता, जी की जगह के होता है, m1 m2 की जगह q1 q2 होता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आगे Yes, बढ़ो। sir. समझ में आया. अगला अगला है सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो उसको लिखते हैं हम लोग फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ होता है। क्लास 11th में आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, क्लास 12th में जाके समझ में आएगी। तो बट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। काफ़ी चीज़ों में हमें फ़ायदा मिलता है इस इनवर्स स्क्वायर लॉ से। तीसरा पॉइंट ये है कि दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम, मतलब जो दो पत्थर जिनके बीच में आप फोर्स निकाल रहे हो, वो दो पत्थर स्पेस में रखे हैं, पानी में रखे हैं, तेल में रखे हैं। एक पत्थर पानी में रखा है, दूसरा पत्थर तेल में रखा है। इन चीज़ों से ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चौथा यहीं से फॉलो होता है, चौथा पॉइंट भी, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग्स, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो तीसरे ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस से के ऊपर डिपेंड नहीं करता। समझ में आई बात? मेरे पास मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उनको अकेले रख दिया मैंने स्पेस में, आसपास में कुछ नहीं है, तो ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा बी उतना ही फोर्स ए पे लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, समझ में आई बात? बट अगर मैं सी को रख दूंगा तो इन फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग से। एंड ऑब्वियसली फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही होता ही है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ आपको नीचे खींच रही है तो आप भी अर्थ को ऊपर खींच रहे हो,
हर एक फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी रिएक्शन फोर्स होता है। आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही थी, उसे कंजर्वेटिव एक नया सीखा आपने, बाकी तो पता ही था। आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इट फॉलोज, ये भी पता है वैसे आपको लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ए है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बी है और ये तीसरा ऑब्जेक्ट सी है। ए ने बी पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बी बाय ए वेक्टर, बी ने ए पे लगाया फोर्स ऑन ए बाय बी वेक्टर। ठीक है, दिस फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाय ए, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, वेक्टर लिख नहीं रहा मैं, इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा जी एम ए एम बी बाय आर ए बी स्क्वायर, है ना। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फॉर्म लिख के लिख सकते हो, बट मैं ये चीज बस इतना लिखना चाहता था। सिमिलरली बी पर सी फोर्स लगाएगा, बी सी पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन बी बाय सी वेक्टर एंड फोर्स ऑन सी बाय बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, फोर्स ऑन बी बाय सी इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी बाय बी, दैट इज इक्वल टू जी एम बी एम सी अपॉन आर बी सी स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत? वो तो बताओ। सिर्फ No, sir. इतना बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि नेट फोर्स ऑन बी इज सिंपली इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाय ए वेक्टर प्लस फोर्स ऑन बी बाय सी वेक्टर। मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस का अगर आप वेक्टर सम कर दोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। इसलिए फोर्सेस जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ ऐड कर दीजिए। और मजेदार बात यह है कि सी के प्रेजेंस होने से, सी के प्रेजेंट होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका फॉर्मूला अपने पास पहले से है। ए के प्रेजेंट होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका फॉर्मूला भी हमारे पास पहले से है। हम आसानी से दोनों को ऐड करके नेट फोर्स निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होगा, No, sir. तो आगे बढ़ रहा हूं। अगला इलस्ट्रेशन है फिर। A mass m is split into two parts, small m and स्मॉल m एंड कैपिटल M माइनस स्मॉल m। इन दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली एक स्मॉल m होगा तो दूसरा कैपिटल M माइनस स्मॉल m ही होगा। एंड प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रख दिया। What should be the value of small m so that the force between the two parts is maximum? ठीक है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है। यहां मास कैपिटल M है, नहीं कैपिटल M नहीं, कैपिटल M था, उसके टुकड़े कर दिए, स्मॉल m टुकड़ा ले जाके यहां रख दिया, ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। हमें बताना है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो स्मॉल m की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या करेंगे? बोलेंगे दिस फोर्स F इज इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू जी कांस्टेंट है, आर को वेरी करना नहीं, वेरी करना है स्मॉल m को, तो क्या आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल m माइनस स्मॉल m स्क्वायर। दिस हैज टू बी मैक्सिमम। Therefore, df by d small m has to be 0. This implies, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, जी बार स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा कैपिटल M माइनस 2m दैट इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय 2। आंसर।
ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें कि मैक्सिमा आया कि मिनिमम आया, उसके लिए आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी वैल्यू स्मॉल m इज इक्वल टू, जो डिफ्रेंशिएशन आया ना कैपिटल M माइनस 2m, इसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करिए, अब यू विल फाइंड इट टू बी -2, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अगला है टू masses capital M and 4 capital M are placed at the x axis at 0,0 and 9,0. Okay, where should a third mass small m be kept so that it experiences no net force? ठीक है, क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल, कुछ खास नहीं है इसमें। हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये लेट से अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बोला है कि दो मास है m और 4m, दोनों को रखा है 0,0 और 9,0 पे, तो दोनों मास रख लेते हैं हम लोग। एक मास रख दिया अपन ने कैपिटल M 0,0 पे, दूसरे मास को हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया 9,0 पे, ये 4m। दिस इज एट 9,0, दैट मीन्स ये डिस्टेंस 9 मीटर है ना। बोला है कि वेयर शुड अ थर्ड मास स्मॉल m, लेट्स से थर्ड मास है एक स्मॉल m, थर्ड मास एक स्मॉल m है, इसको हमें कहाँ रखना चाहिए सो दैट इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगे। अब देखो मैंने डायरेक्टली बीच में रख दिया, आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो सर मैं ऊपर भी तो रख सकता हूँ, है ना। तो पहले वो सारे केसेस हम लोग जो मैंने नहीं बनाए लिखे यहाँ पे, उन सारे केसेस को हम लोग पहले रिजेक्ट कर देते हैं। सर वाई डिफरेंशिएट, अच्छा देखो बेटा मैक्सिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं। ठीक है, किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं, इसलिए डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, ओके। मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ाया था मैंने, ये वो जरूरी है, वो वाले लेक्चर सब नहीं छोड़ सकते। ये जो कैपिटल एम है, इस अगर स्मॉल एम मैंने यहाँ रख दिया तो कैपिटल एम इसको अट्रैक्ट करेगा, ये कैपिटल 4m भी इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या ये दोनों फोर्सेस कभी भी बैलेंस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दो वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल तभी कर सकते हैं अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ऊपर रख सकते हो ना नीचे रख सकते हो, है ना। तो रखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर ही। अब इसमें दो जगह और है, सर यहां क्यों नहीं रख सकते, सर यहां क्यों नहीं रख सकते। अगर यहां रखेंगे तो कैपिटल एम ने अट्रैक्ट किया, कैपिटल 4m ने भी अट्रैक्ट किया, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गए, दोनों का सम कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत। यहां रखेंगे तब भी दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, ये भी गलत। पॉसिबिलिटी बची बीच में, बीच में रखेंगे तो कैपिटल एम ने अट्रैक्ट किया, कैपिटल 4m ने भी अट्रैक्ट किया, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हाँ यहीं पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि फोर्स जीरो हो जाए। समझ में आया यहां तक कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? ओके ठीक। तो लेट्स से कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है और ये वाला डिस्टेंस 9 माइनस x है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंसेस x और 9 माइनस x है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला फोर्स F1 और ये वाला फोर्स F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, है ना। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, F1 हैज टू बी इक्वल टू F2, क्योंकि डायरेक्शन का ऑलरेडी मैं ध्यान दे चुका हूं इन द डायग्राम। So this means that G capital M small m by x square is equal to G 4 capital M small m by 9 minus x का होल स्क्वायर। तो G कैपिटल M स्मॉल m, G कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्या 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आएगा -9। ठीक है, ऑब्वियसली गलत हो गया क्योंकि x इज इक्वल टू -9 का मतलब
पार्टिकल यहाँ रखा हुआ जो कि गलत है। ठीक है, समझ में आई बात? तो बची क्या पॉसिबिलिटी, इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इंप्लाइज 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो कहाँ रखाना चाहिए, जाना चाहिए 3,0 पर, ये आंसर। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सब कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे ये चैप्टर खत्म कर दें। ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर है, मिलते हैं। अगली क्लास कब है आपकी, कल की परसों? मैं देखता हूँ बेटा, अगर मैथ्स क्लास ले पाता हूँ तो लूँगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। ठीक है।